देखिए, यदि आप चाह रहे हैं कि आपका यूपी पुलिस में जरूर चयन हो, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, तो आप क्या करिए, यूपी स्पेशल को तैयार कर लीजिए। क्योंकि अगर आप देखें तो इसका एग्जाम में काफी ज्यादा वेटेज रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा, यूपी स्पेशल तैयार करना होगा। अब यूपी स्पेशल तैयार करने के लिए आपको करना क्या होगा, क्या इसके लिए आपको कोई किताब खरीदना है? तो नहीं, किसी भी तरह की कोई किताब आपको परचेज नहीं करना है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की गई हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि पूरा जो कंप्लीट वीडियो हमने एक तरह से बनाया हुआ है यूपी स्पेशल का, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने तैयार कर दिया है। बस आप क्या करिए, उन सारी वीडियोज को अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि यूपी स्पेशल से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो ज्वाइन कर लीजिए शशि आईएएस एकेडमी के चैनल को, जहां पर एक एक विषय को मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। चाहे वो पॉलिटी की बात करें, या यूपी स्पेशल की बात करें, या हिस्ट्री की बात करें, या ज्योग्राफी की बात करें, हर एक विषय को मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल सूक्ष्मता से मैं एक एक चीजों को देखते चल रहा हूं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो करवाने चल रहा हूं। बस ये समझ लीजिए, ये जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये अनवरत चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप लोग क्या करिए, 10 15 20 मिनट में जितने भी क्वेश्चन हो पाते हैं वे सारे क्वेश्चन आप डेली के डेली देखते चलिए। आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन कहता है 1 मई 1937, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 अप्रैल 1937, और तीसरा ऑप्शन कहता है 1 अप्रैल 1938, और चौथा ऑप्शन कहता है 1 अप्रैल 1947। तो दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। देखिए, अगर आपने हमारी पहली वीडियो को देखा होगा तो निश्चित तौर पर आराम से इस प्रश्न का जवाब आराम से आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 की बात करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बी ऑप्शन विल बी राइट। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं, वैसे तो अगर इसका पुराना नाम यदि आप देखते हैं तो इसका पुराना नेम यदि आप देखते हैं तो इसका पुराना नेम था संयुक्त प्रांत की बात करते हैं। तो ये जो 1937 की बात की जा रही है ना, इस समय अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का नेम क्या था? उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। दूसरी बात करते हैं तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब बनता है? तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश यहाँ कब बनता है? तो ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? तो इसका नाम कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यूपी कर दिया जाता है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यदि आप देखें तो क्या रखा गया है? तो संयुक्त प्रांत, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यूनाइटेड प्रोविंस भी कहीं ना कहीं मिलता है। इसी के साथ बात कर लेना चाहिए अब हमें अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में टीम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जो जीतते हैं, कितने रुपए का उन्हें पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन कहता है 10 लाख, दूसरा ऑप्शन कहता है 12 लाख, तीसरा ऑप्शन कहता है 15 लाख, और चौथा ऑप्शन कहता है 13 लाख। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। यदि आपके प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करिए, हमारे यूपी स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो को आप देखना शुरू कर दीजिए, और देखने के बाद एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर आपके हर एक प्रश्न सही होने लगेंगे। ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। जैसा कि बात करते हैं, मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो खेलों में टीम प्रतिस्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीतते हैं,
यानी कि कह सकते हैं जो गोल्ड मेडल जीतते हैं उनको क्या दिया जाता है दोस्तों, 15 लाख रुपए भी दिया जाता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। आइए एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझ लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक बार इसको हम इसकी संपूर्ण जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। मान्यवर काशीराम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला है यह एक पुरस्कार है, जो कि आप जानते ही हैं। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन, अच्छे नेतृत्व, अच्छे कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने वालों को दिया जाता है। तो अगर आप देखें तो यह पुरस्कार उनको दिया जाता है जो पिछले 4 सालों में यदि आप देखें, या पिछले 4 सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी निभा रहे हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर जो खेल की स्किल है, जो प्लेइंग की स्किल है वो अच्छा और अनुशासित है, बिल्कुल डिसिप्लिन है, तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की खास बात यह भी है कि इसमें 15 लाख रुपए का भी नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी खास बात क्या है कि इसमें 15 लाख रुपए भी दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वही अर्जुन की बात मैं कर रहा हूं जो अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि कह सकते हैं कि महाभारत को जीत दिलाई थी। तो उन्हीं की अगर आप देखें तो एक कांस्य की बात करते हैं, कांसे की क्या होती है, प्रतिमा यानी कि मूर्ति दी जाती है, और एक सम्मान पत्र भी दिया जाता है। सुधा सिंह को 2010 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यवर श्री काशीराम जी अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा नौकायान कोच राजेश यादव को भी बसपा सरकार ने यह पुरस्कार दिया था। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जामिनेशन में हो सकता है यहां से प्रश्न बने। ऐसे में अगर आप देखें तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है? हमने आपको उत्तर प्रदेश के स्पेशल में ये भी बताया हुआ है कहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है और कहां सबसे कम वर्षा होती है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो एक तो पहली बात की जाती है इलाहाबाद की, दूसरी बात की जाती है देवरिया की, तीसरी बात की जाती है मथुरा के, फिर अगर आप देखें तो बलिया की बात की जाती है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब देने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप देखें तो हमने बहुत अच्छे तरीके से यूपी स्पेशल में पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो सबसे कम अगर वर्षा कहीं पर होती है तो मथुरा में होती है। तो सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? मथुरा में। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है। यानी कि यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा वर्षा की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों वो कहां होती है? तो गोरखपुर में होती है, जहां से हमारे मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है तो है गोरखपुर की बात करते हैं। और भारत में अगर आप देखते हैं, भारत के संदर्भ में यदि आप देखते हैं तो भारत के संदर्भ में यदि आप देखें तो मेघालय का एक जिला है, मेघालय का एक जिला है वो है मौसिन राम की बात करते हैं। तो मासिन राम की बात करते हैं तो मासिन राम में क्या होता है? सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत के संदर्भ में यदि आप देखें तो आपके एग्जामिनेशन में भारत के संदर्भ में से प्रश्न बनता है तो आप क्या बताएंगे? मासिन राम को बताएंगे। अगर आपसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाता है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो आप बताएंगे गोरखपुर। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम बारिश कहां पर होती है तो आप बताएंगे किसके बारे में? आप बताएंगे मथुरा के बारे में। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा, झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन कहता है आगरा, दूसरा ऑप्शन कहता है कानपुर, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन कहता है वाराणसी, और चौथा ऑप्शन कहता है प्रयागराज। जल्दी से जवाब दीजिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न का जवाब गलत मत कीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसके सही जवाब के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, झुकाव मंदिर की बात करते हैं वो है रत्नेश्वर महादेव की मंदिर की बात करते हैं। तो ये आपको मिलेगा कहां पर? वाराणसी में मिलेगा। कहां मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में मिलेगा या वाराणसी में स्थित है।
आइए एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें खास हैं। जैसा कि बात करते हैं रत्नेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। तो कहां पर स्थित है यह मंदिर? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। यह मंदिर मणिकर्णिका के घाट पर बसा हुआ है या बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो मंदिर है मणिकर्णिका घाट पर बना हुआ है। ये बात आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे मातृ ऋण महादेव या वाराणसी का झुका हुआ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न बन जाए कि मातृ ऋण महादेव मंदिर कहां पर स्थित है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में बन जाए कि मातृ देव की बात करते हैं, सॉरी मातृ ऋण का मतलब हो जाता है माता से लिया गया ऋण की बात करते हैं, या माता से लिया गया ऋण का मतलब ये नहीं है देखिए, अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि माता के जो ऋण होते हैं उनको कोई नहीं चुका सकता है, क्योंकि उनकी कल्पना करना या उनसे किसी व्यक्ति की तुलना करना अपने आप में ही मूर्खता वाली बात है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो मातृ ऋण महादेव या वाराणसी झुका मंदिर की बात करते हैं, झुका हुआ मंदिर की बात करते हैं तो वाराणसी में है। ठीक है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर करीब 400 साल पुराना है। सोचिए, जो मंदिरें बनाई जाती थी पहले कितने साल पुरानी हो जाती थी, फिर भी मंदिरें एक वैसे की वैसे रहती थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो मंदिर के नाम पर लोग क्या करते हैं, मंदिर बनाने के तो चंदा ले लेते हैं, लेकिन उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं बनाते हैं, और जिसकी वजह से ज्यादा नहीं 20-30 साल 50 साल में ही क्या हो जाता है, वो मंदिर नष्ट होने लगती है, कह सकते हैं वो मंदिर गिरने लगती है। कभी आप देखिए, लेकिन आप सोचिए कि इस तरह की मंदिर पिछले 400 साल पुरानी मंदिर आज भी यहाँ पर अवस्थित है, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसे महारानी अहिल्याबाई की जो दासी हैं रत्नाबाई ने बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इसे बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था महारानी अहिल्याबाई की दासी थी। महारानी अहिल्याबाई की जो दासी थी रत्नाबाई की बात करते हैं तो उन्होंने रत्नेश्वर महामंदिर महादेव की मंदिर बनवाया था, यानी कि भगवान शिव की बात करते हैं तो इनकी मंदिर बनवाया था इन्होंने। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मंदिर पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका हुआ है। अगर आप देखें तो पीसा के जो मीनार है उससे भी ज्यादा बसा हुआ झुका हुआ है। यह मंदिर 400 साल से 9 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। देखिए कितनी खास बात है, ये मंदिर को अगर आप देखें तो लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है मंदिर, और पीछे की तरफ उत्तर पश्चिम की ओर झुका हुआ है। और गर्भगृह गर्मियों के कुछ महीनों को छोड़कर साल के ज्यादातर समय में यदि आप देखें तो इसका जो गर्भगृह होता है वो पानी में डूबा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी चीजों का नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कह रहा है, यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, यूपी का कौन सा वो शहर है या यूपी का कौन सा वो जिला है जो 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन कहता है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन कहता है मथुरा, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रयागराज, और चौथा ऑप्शन कहता है अयोध्या। भला कौन नहीं जानता है इस प्रश्न का जवाब? ठीक है, सारे ही छात्र जानते हैं, क्योंकि अयोध्या की बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों अयोध्या हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ज्यादा नहीं, 2-3 प्रश्न और मैं करवाऊंगा, मुश्किल से 10 प्रश्न। देखिए मुश्किल से 10 प्रश्न ही लेकर आऊंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी चीजें क्लियर होते चले। 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार की बात करते हैं, ब्रिटेन की सरकार को भारत पर पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की जाती है? अल्फ्रेड पार्क, मिंटो पार्क, मियो पार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो 1858 में दरअसल क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, जो स्वतंत्रता के पहला विद्रोह होता है, और उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं मंगल पांडे जी, और जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी भी दे दी जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे भारत में लगभग यदि आप देखें तो यह आंदोलन फैल गया था, और जिसकी वजह से क्या हुआ
कि जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन की सरकार ने या महारानी ने क्या किया, एक चार्टर पास किया और भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सीधे एक तरह से उन्होंने ये पास कर दिया कि अब ब्रिटेन की सरकार सीधा भारत पर नियंत्रण करेगी, अर्थात कह सकते हैं ब्रिटेन सीधा भारत को कंट्रोल करेगा दोस्तों। तो ये जो प्रक्रिया होती है कहाँ आयोजित की गई थी, पहला ऑप्शन कहता है अल्फ्रेड पार्क, दूसरा ऑप्शन कहता है मिंटो पार्क, तीसरा ऑप्शन कहता है मेयो पार्क और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मिंटो पार्क की बात करते हैं। और मिंटो मतलब हो जाता है मदन मोहन मालवीय हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं। तो मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना किसने की है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, अपने इसको माइंड में लिख लीजिए या कह सकते हैं इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि दोनों जगह छपा रहे। तो ध्यान रखिएगा, कानपुर भारत की पहली मिल जो है उस इमली ऊनी मिल की बात करते हैं तो लाल इमली की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन कहता है अलेक्जेंडर मैक रॉबर्ट, दूसरा ऑप्शन कहता है डेविड गिल्मर और तीसरा ऑप्शन कहता है जोशुआ रोनाल्ड और चौथा ऑप्शन कहता है माइकल एच फिशर। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। जल्दी से दोस्तों इसका जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा अलेक्जेंडर मैक रॉबर्ट की बात करते हैं तो इन्होंने इसकी स्थापना किया था। लाल मिल की बात करते हैं, लाल मिल कह रहा हूं, लाल इमली की बात करते हैं तो यह क्या है, यह पहली ऊनी मिल है। कुल नहीं, देखिए एक तरह से कह सकते हैं ये मिल है या कह सकते हैं संगठन कह सकते हैं, वैसे संगठन नहीं कारखाना कह सकते हैं। तो पहली भारत की पहली जो कि कानपुर में स्थापित की गई ऊनी मिल की बात करते हैं जिसका नेम है लाल इमली की बात करते हैं तो इसकी स्थापना इन्होंने किया था। एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो कानपुर में भारत की पहली मिल की बात करते हैं तो पहली ऊनी मिल इमली की स्थापना 1876 में। मिल का नाम कॉनपोरे वूलन मिल्स था और मिल के परिसर में लाल इमली का एक पेड़ था जिसकी वजह से इसका नाम यही पड़ गया। तो देखिए ये जो मिल थी यानी कारखाना जो था दोस्तों उसके बीच में ही अगर आप देखेंगे तो क्या था, एक लाल इमली के पेड़ था और जिसकी वजह से इसका नाम यही पड़ गया। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, जवाब दीजिएगा। देखिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में हवाई अड्डा स्थित नहीं है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर हवाई अड्डा स्थित नहीं है। अमौसी, पडरौना, बमरौली, बाबतपुर की बात करते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप याद करिए, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन पडरौना में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पडरौना में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हमने कहाँ बनाया है तो आप उत्तर प्रदेश के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए प्रमुख हवाई अड्डे की बात करते हैं तो मैंने प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। चलिए आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था। तो ये भी हमने बता ही दिया है। तो ब्रिटिश सरकार के दौरान या ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था। पहला ऑप्शन कहता है 1937, दूसरा ऑप्शन कहता है 1939, तीसरा ऑप्शन कहता है 1928 और चौथा ऑप्शन कहता है 1947। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो अगर आप देखें तो आगरा और अवध संयुक्त प्रांत की बात करते हैं तो इसका संयुक्त प्रांत किस समय इसका नाम होता है तो 1937 में होता है। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ए। चलिए अब आइए बात करते हैं यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था 1924, 1866, 1832, 1966। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए।
देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, तो आप क्या करिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक क्वेश्चन को आप सॉरी एक एक टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अभी इसकी दो और क्लास में शेयर करूंगा, एक विविध की और एक भारत के इतिहास की। बस उसके बाद आपके प्रश्न यूपी स्पेशल से एक भी गलत नहीं होंगे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाता है बी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1866 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आज के विषय में अगर आप देखें तो हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, लगभग 8 से 10 प्रश्नों पर आज हमारी चर्चाएं हुई हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन बेहतर हो जाए और आप चाहते हैं कि लगातार इसी तरह से सारी सीरीज अनवरत चलती रहे, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। देखिए, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। एक बार आप प्यार से और जबरदस्त सपोर्ट करिए, मैं वादा करता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में। आज की क्लास को अब यहीं पर हम विराम देते हैं, हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।